गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलोजन व्युत्पन्न इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे। टॉपिक है कि एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं अर्थात रासायनिक गुण। जो कल हमने पहला रासायनिक गुण के अंतर्गत हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड की KCl पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे कल आपको बता दिया एल्किल हैलाइड RX KCl पोटेशियम साइनाइड ये क्रिया करके RCN एल्किल साइनाइड बनाते हैं प्लस KX ये लिखा गया था। अब देखिए जैसे कल आपको बताया कि ये नाभिक से नहीं है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो इसमें CN नाभिक से नहीं प्राप्त होता है और वो नाभिक से नहीं क्या करता है कि इस हेलोजन परमाणु को नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन नाभिक से नहीं CN है हेलोजन X को हटा देगा और यहां पर स्वयं जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा एल्किल साइनाइड। ठीक है। कल आपको बता दिया कि ये साइनाइड है किस प्रकार से उभयदंती नाभिक से नहीं की तरह कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि जो एल्किल साइनाइड है तो वैसे इसका आगे चैप्टर 13 के अंदर उसमें भी एक हो रहेगा। थोड़ा यहाँ मैं बता देता हूँ कि अगर एल्किल साइनाइड के अंदर हम मेथिल साइनाइड लेते हैं, मेथिल साइनाइड, ठीक है, तो मेथिल साइनाइड का सूत्र हो गया CH3Cl मेथिल साइनाइड। अब क्या होता है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एक उपयोग बताऊंगा ताकि आपके आगे चैप्टरों के अंदर ये चीजें काम आ जाए। मेथिल साइनाइड है, अगर हम इसका जल अपघटन कराते हैं, ठीक है, और जल अपघटन से अर्थात जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन से यौगिक प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। ये अपने पाठ रहेगा नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले 13वें चैप्टर के अंदर। ठीक है ना। उसके अंदर हम साइनाइड और आइसोसाइनाइड इनके रासायनिक गुणों के अंतर्गत हम जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस इसके बारे में भी पढ़ेंगे। थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको अगले पाठ में एक चीज काम आएगी तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो आपके वहां पर काम आने। ठीक है। अब देखो मेथिल साइनाइड है, जल अपघटन कराते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2O जल के साथ अभिक्रिया हो। ऐसे ये क्रिया होती नहीं है तो हम क्या करते हैं कि HCl या इसको हम H पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं हाइड्रोजन आयन। ये व्यक्त करना H प्लस आयन लिखना यहाँ पर यह होता है अम्लीय माध्यम और अम्लीय माध्यम के अंतर्गत हमने क्या किया HCl ले लिया तो ये मेथिल साइनाइड है, मेथिल साइनाइड है और जल लेकर के उसमें हमने क्या कर दिया 1-2 बूंद यदि अम्ल की डाल देते हैं तो फिर क्या क्रिया होगी, जल के साथ में इस मेथिल साइनाइड अर्थात एल्किल साइनाइड है इसका जल अपघटन हो जाता है और जल अपघटन से बनता क्या है। अब ध्यान देना कि ये एक ऐसा यौगिक है कि यदि हम जल की मात्रा ज्यादा रखें तो मेथिल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन हो जाएगा और यदि जल की मात्रा को हम कम रखें तो इसका आंशिक अपचयन होगा, आंशिक जल अपघटन होगा। तो इस तरह से हम जल की जो मात्रा है ज्यादा रखने से पूर्ण जल अपघटन हो जाएगा और थोड़ी जल की मात्रा रखेंगे तो आंशिक जल अपघटन रहेगा। ठीक है। अब यदि हम इसका यहां पर पूर्ण जल अपघटन कराएं और पूर्ण जल अपघटन से एल्किल साइनाइड या मेथिल साइनाइड का यदि हम पूर्ण जल अपघटन कराते हैं
तो एक तो प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये याद रखना आपको। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3, जितने कार्बन हैं, ध्यान देना, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल होते क्या है? ऐसे यौगिक जिनके अंदर COOH ये समूह, उनको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो हम देखते हैं 2 कार्बन हैं और 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। तो एक कार्बन तो ये हो गया। अब हम कार्बोक्सिलिक समूह ये जोड़ेंगे तो इसके अंदर भी क्या है? एक कार्बन है, तो ये बन गया COOH, 2 कार्बन का। और इसका नाम हो गया एसिटिक अम्ल। ठीक है। अब एक दिन मैं चैप्टर में जरूर लूंगा बीच के अंदर इस हेलोजन व्युत्पन्न में भी कि एसिटिक अम्ल है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये नाम कैसे आए, क्यों आए, कैसे लिखे जाते हैं, तो ताकि आगे अगर उस अभिक्रिया के अंदर कोई नामकरण रहेगा कि इसका नाम एसिटिक अम्ल है, कैसे हुआ, कौन कौन से अम्लों के किस तरह के नाम होते हैं और उनके आयन, उनके नाम कैसे रहेंगे, फिर इन कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो लवण होंगे उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, तो वो मैं एक दिन चैप्टर के अंतर्गत ये लूंगा। ठीक है। तो एक बार यहाँ ध्यान दीजिए, एसिटिक अम्ल है प्लस हमने लिख दिया NH3, अमोनिया बन गया। अब हम यहाँ पर इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कार्बन 2, तो यहाँ कार्बन भी 2, यहाँ हाइड्रोजन 3 है और 2 5 है। यहाँ पर हम हाइड्रोजन देखते हैं 3 4 और 3 7। ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर 2 लिख दिया तो हाइड्रोजन हो गए 3 और 4 7 हो गए। अब क्या हुआ, हम देखते हैं पूर्ण जल अपघटन। ठीक है। तो पूर्ण जल अपघटन के अंदर जल के अणु हैं मेथिल साइनाइड के अपघटन में, कितने भाग ले रहे हैं? 2 अणु, 2 मोल लिख लीजिए, 2 अणु काम आ रहे हैं। तो ये 2 जल के अणु काम आ रहे हैं, तो उसमें क्या बन गया? एसिटिक अम्ल और अमोनिया। ठीक है। अब यदि चलते हैं दूसरी ओर, तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसको हमने लिखा है पूर्ण जल अपघटन। अगर आंशिक जल अपघटन हो तो आंशिक का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। तो अब थोड़े के अंदर ये याद रखना कि जब पूर्ण जल अपघटन के अंदर 2 जल के अणु हो तो आंशिक में 2 से कम ही रहेंगे निश्चित रूप से। ठीक है। अब चलते हैं दूसरी रिएक्शन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस हमने एक H2O लिख दिया और ये HCl या अम्लीय माध्यम लिख दिया। ठीक है। अब क्या करते हैं कि यदि हम इसके द्वारा अब 2 लिख देंगे यहाँ पर जल के अणु, तो ये होगा, ये रिएक्शन एक समान हो जाएगी। अब अगर हम एक से इसको देखें, ठीक है, तो इससे बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O NH2। इसका नाम है एसीटेमाइड। ठीक है। अब हम इसको संतुलित करते हैं तो क्या होगा कि हाइड्रोजन 3 और 2 5, हाइड्रोजन 3 2 5, इसका मतलब संतुलित है। कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इसमें उसमें ऑक्सीजन अगर हम देखें 2 आ गई तो इसमें भी 2 है, दोनों रिएक्शंस क्या है? संतुलित है। अब हम ध्यान देते हैं कि जब ये अभिक्रिया होगी कैसे, किस तरह से ये जुड़ते हैं। ठीक है। तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, देखो इस तरह से। तो इसका एक चीज यहां पर मैं लिखा देता हूं, मेथिल साइनाइड या एल्किल साइनाइड, यदि हम इसका पूर्ण जल अपघटन कराते हैं, पूर्ण जल अपघटन, और इससे प्राप्त क्या होता है? एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल होता है, वो सदस्य है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो यदि हम एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो हमें प्राप्त होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। और यदि हम उसका आंशिक जल अपघटन है, एक जल है, तो ये हो गया आंशिक जल अपघटन। ठीक है।
और आंशिक जल अपघटन में क्या हुआ कि सिर्फ एक जल का अणु ही इसमें ऐड हुआ है, ठीक है, और बन गया क्या एसीटेमाइड। तो अगर यहां लिखें आंशिक जल अपघटन, और यदि हम आंशिक जल अपघटन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है यौगिक एमाइड, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक अम्ल उसमें COOH समूह रहेगा और एमाइड है उसमें रहेगा COONH2 या इसको ऐसे लिख देते हैं CON, ठीक है। ऐसे यौगिक जिनके अंदर COOH समूह हो वो तो कहलाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ऐसे यौगिक जिनमें CONH2 या C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड NH2 ये समूह रहेगा वो होते हैं एमाइड। अब ये अभिक्रिया के अंदर ये अणु ऐड कैसे होता है इसके अंदर ये देखना है। अब जैसे हम देखते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N+, अब ये क्या बन गया, इसका संरचना सूत्र है मेथिल साइनेट का, और HOH ये अम्लीय माध्यम है, ठीक है। अब हम यहां पर इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म पर ध्यान देते हैं, क्रियाविधि। देखो ये बना कैसे, केमिस्ट्री के अंदर कुछ चीजें ऐसी रहती है तो सिंपल पता लग जाता है, थोड़ी सी टफ हो या अलग प्रकार से हो तो हमें उसकी मैकेनिज्म पर ध्यान देना चाहिए। और मैकेनिज्म का पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि उसके अंदर कि यौगिक है वो आयनों में टूट रहा है या असंतृप्त है, अर्थात उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें रहेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब वो पाई इलेक्ट्रॉन है और पाई बंद है, पाई बंद थोड़ा दुर्बल होता है, ठीक है, और दुर्बल होने के कारण पाई बंद के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इन परमाणु में से किसी एक परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, उसकी ओर चले जाते हैं। अब देखते हैं कि कौन से परमाणु की ओर इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, जो हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, विस्थानीकरण, डीलोकलाइजेशन। तो अब हम इसमें देखते हैं कि पाई बंद के इलेक्ट्रॉन, जो पाई बंद होता है, पाई बंद के इलेक्ट्रॉन वो सदैव उच्च विद्युत ऋणी, यानी दो परमाणु हैं, एक ये A है मान लीजिए, एक ये B है, B की विद्युत ऋणता यदि ज्यादा है तो B क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। आकर्षित करेगा तो वो पाई बंद टूट करके पाई इलेक्ट्रॉन है अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन की तुलना में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इन पाई इलेक्ट्रॉन को, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जैसे ही आकर्षित करेगा ये हमेशा जो मुड़ा हुआ तीर का निशान है, फिश हुक है, ठीक है ना, ये बताता है इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण या विस्थापन कहलाता है, यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन की ओर चले जाएंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन पर जाएंगे तो अब देखो इसके अंदर हमने ऐसे लिख दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा पहले और वो किस में बदलेगा, डबल बॉन्ड में बदलेगा, ये लिख दिया हमने डबल बॉन्ड और ये लिख दिया N। अब इसी स्थिति में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किस पर आ रहा है, नाइट्रोजन पर आ रहा है, तो नाइट्रोजन पर क्या आ गया, ऋणावेश, क्यों इलेक्ट्रॉन आ गए, और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी, तो इस पर क्या आ गया, धनावेश, ठीक है। अब धनावेश आ गया, अब जल है ये अपघटित हो गया, ऐसे जल का अपघटन हो गया। अब ये तभी तो ये अभिक्रिया क्या कहला रही है, जल अपघटन कहला रही है। तो अब इसमें क्या हुआ, H+ और OH-, तो अब है H+ है वो चला जाएगा किस पर, N से जुड़ जाएगा, और OH- किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा, क्यों, कार्बन पर धनावेश है, N पर क्या है, ऋणावेश है, तो इसे ये जुड़ गया। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर है कार्बन पर तो जोड़ दिया हमने OH और N पर जोड़ दिया हमने H, और जैसे ही OH आया, OH के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। कमी किसके पास थी,
कार्बन के पास। जैसे ही OH ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, कार्बन को दे दिए, तो कार्बन को देते ही इसका धनावेश क्या हो गया, समाप्त। क्यों हुआ, OH पर एक ऋणावेश और मैंने यहां पहले क्या लिखा था, कार्बन पर एक धनावेश, तो +1 -1 = 0, आवेश क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, प्रोटॉन है, H+ आयन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, अर्थात एक धनावेश है, और नाइट्रोजन के पास में क्या है, एक ऋणावेश है। तो एक धनावेश एक ऋणावेश, तो ये हो गया शून्य आवेश, ये बन गया। अब ये जो यौगिक होता है, ठीक है, और इस यौगिक में अब एक चीज ध्यान दीजिए अपने को कि ये यौगिक है अस्थायी होता है, ठीक है, और अस्थायी होने के कारण ये इसका हो जाता है पुनर्विन्यास। वापस ये दूसरे पुनर्विन्यास दूसरे रूप में बदल जाता है। संरचना सूत्र बदलेगा, परमाणु हैं इतने ही रहेंगे, कोई भी इसमें कम ज्यादा नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन इसमें 5 है, 3 4 5 है तो 5 रहेंगे, ऑक्सीजन 1 है तो 1 रहेगा, कार्बन 2 है तो 2 रहेंगे, नाइट्रोजन 1 है तो 1 ही रहेगा। तो पुनर्विन्यास में क्या होगा, ऐसी स्थिति आएगी कि जिस कारण से इस अणु की तुलना में जो दूसरा रहेगा वो अधिक स्थायी रहेगा। कैसे, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। अब ये पुनर्विन्यास हुआ कैसे, देखो ध्यान देना, यहां पर लिख दिया हमने OH को ऐसे, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अब ध्यान देना, यहां पर ये हमने यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, ठीक है, जैसे ही इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया तो H+ निकला और यहाँ जुड़ गया किसके पास, N से, तो बन गया क्या, NH2। फिर ये जो सिंगल बॉन्ड था तो वो इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड था वो टूट करके क्या हो गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब ये यौगिक क्या बन गया, एमाइड बन गया। एमाइड क्यों बना, क्योंकि इसके अंदर CONH2 COONH2 समूह उपस्थित है। अब ये एमाइड बन गया, अब वापस है, ये तो हो गया आंशिक जल अपघटन, क्यों, हमने एक जल के अणु से क्रिया कराई, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरा अणु H और OH, H+ OH-। अब देखो यदि ये टूटेगा तो इसमें से अपने किस तरह से ये यौगिक है ये बदलते जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना कि इस अणु में जो हमने एमाइड के अणु बनाया था, तो यहां पर ध्यान देना, हमने यहां लिखा है आंशिक जल अपघटन से एमाइड यानी एसीटेमाइड बन गया, तो ये क्या बन गया, एसीटेमाइड बन गया, ठीक है। अब हम इसको वापस और देखते हैं। अब ध्यान देना, ऑक्सीजन है अधिक विद्युत ऋणी है, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। नाइट्रोजन है, ये भी अधिक विद्युत ऋणी है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर ये टूटा, जैसे CH3C सिंगल बॉन्ड O और इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा कि हमने H+ OH- जो जल से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, अब ये अगर इस तरह से टूट गया, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, सिंगल बॉन्ड रह गया ये, ठीक है। अब यहां से कार्बन पर क्या है, धनावेश है, तो इससे क्या जुड़ जाएगा, OH ऋणायन जुड़ जाएगा, ये OH ऋणायन। जैसे इलेक्ट्रॉन दिया, धनावेश क्या हो गया, समाप्त हो गया, और ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेके पृथक हुआ, सिंगल बॉन्ड टूटा है, ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड टूट गया, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड टूटने से ये इलेक्ट्रॉन किस पर आ गए, नाइट्रोजन पर, तो ये NH2 नेगेटिव चार्ज का बन गया, और इसमें क्या जुड़ गया, H जुड़ गया, प्लस NH3 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो यौगिक है, अब क्या होगा, यहां इतना हो गया, यहां पर ऋणावेश रह गया, ये ऋणावेश क्या होगा, वापस यहां पर आ जाएगा स्थायित्व बनाने के लिए, तो ये आ जाएगा वापस यहां पर डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड बनाते ही ये कौन सा यौगिक बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, CH3COOH, CH3COOH, ये संरचना सूत्र है।
तो इस ध्यान देना। तो इस तरह से एल्किल साइनाइड है, इसका जल अपघटन है। तो एक तो होता है पूर्ण जल अपघटन, एक होता है आंशिक जल अपघटन। ये आपको मैंने बता ही दिया कि पूर्ण जल अपघटन में जल की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा क्रिया करें जो भी यौगिक बनता है उसको हम लिख देते हैं। फिर ये याद रखना है, जो पूर्ण जल अपघटन में जितना जल के अणु काम आते हैं, आंशिक जल अपघटन में उससे कम रहेंगे। अगर उतने ही लिख दिए तो वापस यही रिएक्शन हो जाएगी, ये नहीं होगी। जैसे हमने जल का अणु एक इसके अंदर जल अपघटन कराया तो क्या बन गया, एमाइड बन गया। एमाइड बना, एमाइड का हमने वापस जल अपघटन कराया तो दूसरा अणु जोड़ दिया, जो एमाइड बना है वो बना तो मेथिल साइनाइड से ही है, ठीक है ना। तो इस एमाइड का वापस जल अपघटन हुआ तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया बन गए। तो ये रहा कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया बन गए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये है। अब ये अभिक्रिया है, हमने यहाँ पर मुझे पढ़ाने का, जैसे 13वें चैप्टर में है ये, तो उसको यहाँ पर पढ़ाने का एक कारण है कि हमें ये अभिक्रिया काम क्या आती है, इसका उपयोग पढ़ना है अपने को। तो उपयोग के लिए क्या है कि एल्किल हैलाइड कैसियन के साथ अभिक्रिया करती है। तो यहाँ पर जो R है, अगर हमने यहाँ पर कुछ लिख दिया या दूसरे यौगिक जैसे CH3Cl प्लस KCN मेथिल क्लोराइड, और ये बन गया CH3CN प्लस KCl। थोड़ा ध्यान देना, ये अभिक्रिया काम आने वाली है। एक यौगिक के अंदर कार्बन संख्या बढ़ानी हो तो इस अभिक्रिया का उपयोग कर लेना, यही काम आती है। कैसे, इसके अंदर है एक कार्बन, ठीक है ना, और इस यौगिक में है दो कार्बन है, ठीक है। तो ये कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाने में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगर हमें कार्बन संख्या बढ़ानी हो, एक कार्बन बढ़ाना हो, तो आप एल्किल हैलाइड की कैसियन के साथ अभिक्रिया होगी ना, तो एल्किल हैलाइड से बने यौगिक के अंदर, उसके अंदर एक कार्बन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिर इसका हम काम में कैसे लेंगे, मुख्य चीज ये है। अगर जैसे ये रिएक्शंस है, अगर अपने को इसमें एक रिएक्शन में और बढ़ा रहा हूं, ठीक है, वो होगी इसकी अपचयन। अब इस पर ध्यान दें। अब अपचयन के लिए क्या चाहिए, अपने को अपचायक चाहिए, ठीक है। अपचयन कहते किसे हैं, जल अपघटन, जल के द्वारा यौगिक का अपघटन या जल का खुद का अपघटन, वही क्या कहलाएगा, जल अपघटन कहलाएगा। अपचयन जो हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, पाठ 8 के अंदर, अपचयन के अंदर, यहां पर हम अपचयन के अंदर ये पढ़ेंगे कि यदि हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन को अगर हम किसी यौगिक में जोड़ देते हैं तो उस यौगिक का क्या हो जाएगा, अपचयन, और ये जो वो यौगिक क्या कहलाएगा, अपचयक कहलाएगा, ठीक है। तो अपचयक है, तो अपचयक के रूप में हम काम में क्या लेते हैं, कौन कौन से यौगिक काम में लेते हैं, जैसे LiAlH4, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा होगा Na+C2H5OH, सोडियम धातु एथिल एल्कोहल, एथेनॉल कहा जाता है, इसके साथ अभिक्रिया होती है, इसकी सोडियम धातु की एथिल एल्कोहल। अब ये दोनों यौगिक हैं जो अपचायक का कार्य करते हैं, अर्थात ये हाइड्रोजन देते हैं, और ये हाइड्रोजन देते हैं तो जो यौगिक इनसे हाइड्रोजन ग्रहण करेगा उसका तो हो जाएगा अपचयन और इनका हो जाएगा ऑक्सीकरण। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये आसानी से अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, टूट करके हाइड्रोजन देता है। लेकिन ये तो दो यौगिक हैं, सोडियम धातु और एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर Na+C2H5OH, ठीक है। इसकी क्रिया से अब क्या होगा कि ये इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यहां से देखो, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्यों, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर रखेगा तो हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकलेगा। H+ आयन को, H+ आयन है
इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोटॉन निकला, H प्लस निकल जाएगा, ये हटेगा, ठीक है। तो Na इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो गया C2H5ONA H प्लस H2 ये बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, एक एक हाइड्रोजन देता जाएगा, ठीक है। तो इसकी क्रिया से H2 है तो हम इसको संतुलित करते हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ये 2 लिख दिया, ठीक है, ये 2 लिख दिया और ये 2 लिख दिया। अब क्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस एल्किल साइनाइड के अंदर जुड़ जाएगा, और एल्किल साइनाइड में जुड़ेगा तो इसका अपचयन हो जाएगा। अब वो देखिए कैसे, जैसे हमने मेथिल साइनाइड लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H, H अपने को प्राप्त कैसे हुआ, इस अभिक्रिया से, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन प्राप्त हुआ, एक एक हाइड्रोजन निकालता जाता है और एक एक हाइड्रोजन ये लेता जाता है, जितने चाहिए उतने ले लेगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन प्राप्त किससे होगा, Na प्लस C2H5OH, ठीक है। ये अभिक्रिया का नाम है मेंडियस अपचयन। क्या नाम है, मेंडियस अपचयन। तो इसको हमने लिख दिया मेंडियस अपचयन, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, नेम रिएक्शन होती है। तो अब इसमें जो हाइड्रोजन होगा, अब ध्यान देना, हम क्या करते हैं, जैसे इस योगी को वापस लिखते हैं, किस तरह से हाइड्रोजन जुड़ेंगे इसमें, ये। अब क्या होगा कि अगर हमने ये ट्रिपल बॉन्ड तोड़ दिया, डबल बॉन्ड बना दिया, अपचयन का एक तरीका, ट्रिक याद रखना है। तो क्या करना, इसमें भी हाइड्रोजन जोड़ देना, इसमें भी हाइड्रोजन जोड़ देना, तो दोनों परमाणुओं की संयोजकता क्या हो गई, बराबर हो गई। ये अपचयन हुआ, ठीक है ना। और इसके बाद में और रह गया डबल बॉन्ड, और हमने यहाँ पर इसका एक डबल बॉन्ड ये तोड़ दिया, क्या रह गया, सिंगल बॉन्ड। अब क्या करना है, दोनों में क्या करेंगे, हम एक एक हाइड्रोजन और जोड़ देंगे, ठीक है। एक एक हाइड्रोजन जोड़ के संयोजकता पूरी कर दी। अब ये यौगिक क्या बना है, देखो ऐसे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। ऐसे यौगिक जिनके अंदर NH2 समूह जुड़ा हुआ हो वो होते हैं एमीन, ठीक है, एमीन है। और एमीन के अंदर ये चीज है कि जो NH2 समूह है जुड़ा हुआ हो कार्बन श्रृंखला में, वो एमीन होगा, और ये रहेगा 1 डिग्री एमीन, अर्थात प्राथमिक एमीन होगा। तो हम देखते हैं मेथिल या एल्किल साइनाइड का हम अगर अपचयन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। अब एक और चीज आती है कि प्राथमिक एमीन है वो क्या होती है, जैसे हमने कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये पढ़े थे। अब एमीन में भी देखना, और ये रिएक्शन आगे भी काम आएगी, एमीन है। तो एमीन के अंदर ये रहेगा कि एमीन है NH3 यानी अमोनिया, इससे बने यौगिक होते हैं। एमीन किससे बने रहते हैं, अमोनिया से बनते हैं। लेकिन कब बनते हैं, जब अमोनिया के पास में जैसे देखो NH H और ये सिंगल बॉन्ड H, ये अमोनिया का संरचना, ये अमोनिया है। अब क्या होगा, यदि अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु ये वाला हमने हटा दिया और यहां पर हमने क्या लिख दिया, एक एल्किल समूह, ठीक है, एल्किल समूह लिख दो, चाहे एरिल C6H5, एरिन बेंजीन, बेंजीन का ये एरिन है, और सब जगह एक एक क्या है, हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। बेंजीन के अंदर एक हाइड्रोजन हटा हुआ हो
और ऐसे ही हमने C सिंगल बॉन्ड ऐसे लिख करके ऐसे लिखे हैं। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, देखो जगह कम होने के कारण आपको थोड़े छोटे लिखे हैं, फिर भी थोड़ा ध्यान देना। आपको पता ही है बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ठीक है। और मेथेन है, ये मेथेन का हमने हाइड्रोजन हटाया तो क्या बन गया, मेथिल, यानी CH3 समूह। और ये CH3 समूह क्या होता है, एल्किल होता है, ठीक है। और एरिन, बेंजीन का हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, एरिन है, तो ये समूह बन जाएगा एरिल, ठीक है ना। और इसको हम एरिल भी कह सकते हैं और समूह को हम फेनिल भी कह सकते हैं। तो यदि अमोनिया है, तो वापस यहां पर चलते हैं, अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाया, 3 में से एक हटा दिया और हमने लिख दिया CH3, ठीक है। अब ये बन गया एमीन, और इस एमीन का नाम क्या होगा। अब एमीन है, पहले देखते हैं हम, मैंने यहां लिखा था 1 डिग्री प्राथमिक एमीन, तो ये प्राथमिक एमीन हुआ कैसे, अमोनिया के व्युत्पन्न एमीन कहलाते हैं। एमीन में जब एक नाइट्रोजन परमाणु से, इस नाइट्रोजन परमाणु से एक एल्किल समूह जुड़ा हो, एक समूह, तो 1 डिग्री एमीन होगा। और हमने ये हाइड्रोजन भी हटा दिया और यहां पर हमने एक मैथिल समूह और जोड़ दिया, तो इस नाइट्रोजन से 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एमीन। और यदि हमने ये हाइड्रोजन भी हटा दिया तो ये हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन से एक एल्किल समूह जुड़ा हो तो वो रहेगा, देखो ये नाइट्रोजन NH2, ठीक है, इससे ये एक समूह है, ये वाला एक समूह, ये ध्यान देना, ये एक पूरा एक समूह है और ये पूरा समूह का नाम क्या है, एथिल है। जैसे इसके अंदर मैंने बताया था ये मेथिल है, तो ये क्या होगा, एथिल समूह, एक जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, प्राथमिक एमीन, ठीक है ना। अब एक दूसरा तरीका और बता दूं, जिस एमीन के अंदर NH2 हो, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन हो, प्राथमिक एमीन। अगर NH हो द्वितीयक एमीन, और केवल N हो, केवल N तभी होगा, तीनों हाइड्रोजन हट गए, तो जब N होगा तो वो 3 डिग्री एमीन, तृतीयक एमीन होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो एल्किल साइनाइड बने हैं उसका हमने जल अपघटन कराया, अपचयन कराया, और ये जो अभिक्रिया है किसी के अंदर जल अपघटन की, ये अभिक्रिया हम 13वें चैप्टर में और पढ़ेंगे। और एल्किल हैलाइड की KCN के साथ अभिक्रिया, इससे क्या होता है, ध्यान देना, कार्बन संख्या में वृद्धि के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। अगर कार्बन बढ़ाना है, 1 से 2 हो गया तो इस तरह से कार्बन बढ़ गया, तो कार्बन श्रृंखला को बढ़ाने के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे हम, ध्यान देना, एल्किल हैलाइड की KCN के साथ अभिक्रिया, और मैंने जैसे कल आपको बताया था तो उसमें आइसोसाइनाइड बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को नोट करना, ध्यान देना, ये चीज़ें दोनों हैं, जल अपघटन और अपचयन, ये बार बार रिपीट होगी। इन अभिक्रियाओं को अपनी नोट्स बुक में लिखते जाना, जब बार बार आप लिखोगे तो आपको ये सूत्र है याद हो जाएंगे, अन्यथा ये सूत्र याद नहीं होते हैं। देखो अभ्यास करना, रटना नहीं है आपको, बार बार अभ्यास करोगे, नाम लिखोगे, सूत्र लिखोगे, तो आपको अपने आप ये रिएक्शन आ रहे। क्यों कि ये चैप्टर है 10, 11, 12, 13, ये 4 चैप्टर है, ये केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या पूरी केमिस्ट्री मान लीजिए, उसमें थोड़े से टफ लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, और मैंने शुरुआत इससे की है ताकि आपको थोड़ा बहुत है, यहाँ पर पढ़ते हो तो जानकारी मिले, फिर आप खुद लिखोगे तो उसमें आपको पूर्ण रूप से परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। धन्यवाद।